नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी स्टेट बीएससी के लिए आवश्यक है, बल्कि अन्य जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, फोर्स एग्जाम हो, या फिर स्टेट पुलिस वगैरह के एग्जाम हो, टीचिंग के एग्जाम हो, इन सबको इसमें कवर किया जाता है। तो इसलिए आप पहले करंट अफेयर की डिटेल को जानने से पहले देख लीजिए इसके कौन कौन से करंट अफेयर हैं, फिर बाद में करेंगे उनका एनालिसिस और आप उनका विश्लेषण भी सुन लीजिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि घुमा फिरा के प्रश्नों को लिया जाता है। तो अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे तो करंट अफेयर को भी आप उसको लिंक करके अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर के साथ। इसको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में अपनी सहायता करिए दीजिए, और साथ ही साथ इसे अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने नियर वंस के साथ शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि वो भी इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ले सकें, हमें भी लाभ मिले। और अगर आप कोई कॉमन इंसान भी इसको अगर देखेगा तो उसको भी नॉलेज हो सके कि हमारे देश दुनिया में चल क्या रहा है, और बेसिक अपने कॉन्सेप्ट बना सके, और कोई बात हो तो वहाँ पे अच्छे से लॉजिकली फैक्ट को दे सके। तो आइए सबसे पहले आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले देखते हैं आज को मैंने चुना है कि जम्मू और कश्मीर को, अभी आपको पता होना चाहिए जो अब नया नक्शा है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें अब दो संघ शासित राज्य बना दिए गए हैं, एक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दूसरा बनाया गया है लद्दाख। उसके विकास को लेकर सीधा फोकस किया जा रहा है, टनल्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि अच्छे जुड़ाव हो सके। साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए और भी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास हो और वो भी मुख्य धारा में आ जाएं। तो इन्हीं के बारे में आज कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। 28 सितंबर को क्रांतिकारी जो सेनानी है भगत सिंह जी, उनकी स्वतंत्रता जयंती मनाई गई है। गुजरात के बडगांव निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का वादा करते हुए ये कहा है, हालांकि औपचारिक रूप से कांग्रेस में से शामिल नहीं हुए, लेकिन वे पार्टी की विचारधारा में शामिल हो गए हैं, अतः 10वीं अनुसूची के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे। तो अभी हाल ही में आपको बताना चाहिए, जेएनयू के छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी ने इसको ज्वाइन किया है कांग्रेस को, तो विचारधारा में शामिल हो गए हैं, तो अपनी पार्टी छोड़ के नहीं आए हैं, जिससे क्या होगा, दल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होगा, दल बदल कानून। तो देखते हैं उसका क्या है। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक कुत्ते के माध्यम से होने वाले रेबीज की उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। तो ध्यान रखना, कुत्तों से हमको रेबीज होता है और उससे क्या 2030 को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार उसके लिए तत्पर है, उस कमिटमेंट किया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से कार्य योजना का मसौदा भी तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई है कि 2000 के जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना थे, यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैं, उसमें शामिल जाति आधारित डेटा अनुपयोगी था, कोई यूजफुल नहीं था। लेकिन 2016 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने स्थायी समिति को एक सूचित किया था। ग्रामीण विकास समिति ने इसमें कहा था कि व्यक्तिगत जाति और धर्म के आंकड़े का 98.87% त्रुटि मुक्त पूरा सिस्टम था। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा बात करेंगे आज हम कि प्रेजेंट टाइम में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर रिसर्चर हैं उनके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट उनको स्टडी की गई है, उसको प्रकाशित किया गया है। इस स्टडी में बताया गया है कि इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कॉम्प्रेंसिव प्रोजेक्ट के आंकड़ों पर यह आधारित था। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे जलवायु परिवर्तन वर्तमान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे जल स्तर में कमी का अध्ययन करने के लिए पंजाब विधानसभा समिति ने हाल ही में गठित एक अपनी कमेटी की थी। उसके बारे में कहा है कि यदि भूमिगत जितने भी एक्वाफर हैं, जल भ्रंत हैं, उनसे पानी इसी तरीके से वर्तमान तरीके से ऊपर निकाला जाता रहा, चाहे हैंड पंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, तो राज्य क्या होगा, अगले 25 वर्षों में रेगिस्तान में बदल जाएगा। तो एक चिंता की विषय है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपना 17वां स्थापना दिवस 28 सितंबर को उसने मना लिया है। तो ये 2005 में इसको किया गया था, बनाया गया था, इसका बट हो गए इसके 17 साल हो गए। इसके अलावा आज हम बात करेंगे समुद्री दिवस के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे जोजिला सुरंग के बारे में, जो श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करेगी, जो पहले नहीं हो पाता था। तो ध्यान रखना, जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, लेह है लद्दाख में, इनको जोड़ने का काम करेगी और पूरी साल कनेक्टिविटी देगी।
तो अब इस तरीके से हमें सारे करंट अफेयर पता चल गए हैं कि आज हम किनको पढ़ने वाले हैं। अब हम डिटेल में करते हैं उनका एनालिसिस और देखते हैं कि वो क्यों, क्या उनका मेन रीजन है और कैसे हमारे पेपर के साथ लिंक है। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जो जीएस पेपर जो यूपीएससी का होता है उसके फर्स्ट पेपर से लिंक है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग हैं, योगदानकर्ता हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो शहीद जो भगत सिंह जी हैं, उनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर को, तो उसको क्रांतिकारी स्वतंत्रता दिवस के रूप में इनको मनाने की जयंती मनाई जा रही है कि ये अच्छे एक क्रांतिकारी थे। तो अगर इनके बारे में फैक्ट देखा जाए तो भगत सिंह का जन्म हुआ था वो 1907 में लायलपुर जिले में हुआ था। तो लायलपुर जिला जो प्रेजेंट टाइम कहाँ पे, पाकिस्तान में है। उस टाइम हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई अलग देश तो था नहीं, लेकिन अब बात की जाए तो लायलपुर है कहाँ पे, अब पाकिस्तान में है। और ये एक सिख परिवार में बड़े हुए और राजनीतिक गतिविधियों में इनकी गहराई से शामिल थे, इनकी रुचि थी उसके अंदर। 1923 में अगर हम बात की जाए तो लगभग 16 साल की उम्र में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना और प्रबंधन किसने किया था, लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने किया था। ध्यान रखना, नेशनल कॉलेज लाहौर का जो था वो किसने किया था स्थापना उसकी, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, भगत सिंह जी ने उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने। इसी के साथ 1900 अगर और देखें इनकी लाइफ के बारे में तो 1924 में इन्होंने कानपुर में एक साल पहले सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा शुरू किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की मेंबरशिप ली। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1925 और 26 की अगर हम बात करें तो इस समय भगत सिंह और वो अपने साथी लोगों के साथ क्या कर रहे थे, इन्होंने भारत सभा नामक एक उग्रवादी संगठन की शुरुआत कर दी थी। और 1927 में उन्होंने पहली बार छद्म नामक विद्रोही के तहत लिखे गए एक लेख में आरोप में काकोरी मामले में आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, उस लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने की साजिश रची थी, क्योंकि उस टाइम पुलिस हेड वही थे, जेम्स ए स्कॉट। तो इसमें क्या हुआ था कि वो इनकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से क्या हुआ, इनके जेपी सैंडर्स को इन्होंने मार डाला था। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। उसमें किसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, वो रचा गया था ए स्कॉट की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन मारे गए थे जेपी सैंडर्स। इसके बाद भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दो दमनकारियों विधेयकों, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, इसके नाम पर क्या किया जाए, सबको गिरफ्तार किया जा रहा था, साथ ही व्यापार विधेयक, विवाद जो विधेयक था उसके पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंक दिया था। ध्यान रखना, इन्होंने जो दो विधेयक थे, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में। इनका उद्देश्य वहां पर हत्या करना नहीं था, बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि जो गूंगी बहरी जो सरकार है उसको सुनाना चाह रहे, बहरी सरकार उसको सुनाना चाह रहे थे कि उनका किस तरह से शोषण होने के किया जा रहा है। इसका हुआ क्या कि भगत सिंह और बीके को इनके बाद दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे का सामना करना पड़ा, ताकि वे अपने कारणों को आगे बढ़ा सकें। इस घटना के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह क्योंकि लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, बम निर्माण के आरोप में फिर से इनको गिरफ्तार किया गया। इन्हें इस मामले में दोषी पाया गया हत्या के मामले में, और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव राजगुरु के साथ उनको क्या किया गया, फांसी भी लटका दिया गया। तो ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 को। इसलिए हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ इसमें एक वो आती है बात कि गांधी जी चाहते थे, उनको बचा सकते थे, कि गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो खिलाफ थे, बट उसकी अलग फिलोसफी अगर आप सही से पढ़ेंगे तो गांधी जी भी अपनी जगह पे सही थे। तो कुछ मैंने देखा भी हाल ही में, कुछ नेशनल टीवी चैनलों में बात को फैलाया गया था कि गांधी जी चाहते उनको बचा लेते, ऐसा नहीं है। उस टाइम परिस्थितियां अगर आप सही से पढ़ेंगे तो खुद भगत सिंह जी ने इसको स्वीकार किया था कि उनके साथ जो उन्होंने किया वो गलत किया था, और वो शायद बम और पिस्तौल की राजनीति से क्या देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे। और आप किसी देश के, अगर आप हमारे लिए पाकिस्तान से कोई हमला करने आए और हम उसको मार दे तो आतंकवादी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो क्या होगा, वहाँ का वो शहीद होगा। ऐसे ही हमारे देश के जो सिपाही मरते हैं शहीद है, पाकिस्तान के लिए हो सकता है आतंकवादी हो। तो आप इस स्थितियों को समझिए और चीज़ों को गौर से कोशिश करिए कि अच्छे से उनका एनालिसिस करें। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक पेपर के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। तो निर्दलीय जो विधायक होते हैं उनके लिए दल विरोधी कानून में क्या प्रावधान है और दल विरोधी कानून है क्या, क्या इसमें रोक है।
तो क्यों लोग केवल स्वैच्छिक मतलब के बोल रहे हैं हम विचारधारा से वहाँ जुड़ गए हैं लेकिन अपना मेंबरशिप नहीं कैंसिल करेंगे। तो इस बारे में आज बात करेंगे। तो टॉपिक का लिंक देखें तो ये भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान और उनकी बुनियादी संरचना कैसी है, उससे लिंक ये टॉपिक है। तो दल विरोधी अगर कानून की बात की जाए तो उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो भारत में जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून को रूप में इसको लोकप्रिय बनाया गया है। दल विरोधी कानून के रूप में इसको जाना जाता है। यह उन परिस्थितियों को सूचित करता है जिसके तहत क्या होता है, कोई भी विधायक या कोई भी राजनीतिक दल क्या करता है, अपना एक दल बदल कर दूसरे में शामिल होना चाहता है तो उसके तहत इसमें कानूनी कार्रवाई अब इसको आमंत्रित किया गया है, इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो दल विरोधी कानून की जो 10वीं अनुसूची है तो ध्यान रखना इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना 52 संशोधन 52 अमेंडमेंट इसको इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें ये भी बात की गई थी, ऐसी स्थितियां भी इसमें शामिल हैं कि जिसमें कोई भी निर्दलीय जो विधायक है वो भी चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए बात की गई थी। ऐसा नहीं कि आप जीते कहीं से तो आपने उठ के कहीं और शामिल हो गए, तो जनता का भी आपने अपमान किया उनके वोट का और खुद भी फायदा लिया। तो इन सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कानून 3 तरीके से बनाए जाते हैं। तीसरे कानून क्या है, अगर किसी राजनीतिक दल के टिकट पर कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है और वो ऐसी पार्टी की सदस्यता यानी मेंबरशिप स्वेच्छा से छोड़ देता है या किसी पार्टी की इच्छा के विरुद्ध सदन में वोट करता है तो वहां पर दल बदल कानून लगेगा। मतलब क्या होता है, अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़े हैं और बाद में चाहते हैं आप उसे छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें और वो स्वेच्छा हो या आपको जो पार्टी बोले आप इसके इसमें वोट दीजिए, उसके खिलाफ वोट अगर कहीं और वोट देंगे तब इसमें इसको लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन जीतने के बाद क्या करता है किसी दूसरे कोई भी राजनीतिक दल वो क्या करेगा, शामिल होता है, तब उस पर लागू होगा। साथ ही साथ इन दो मामलों में क्या होता है, विधायक दल बदलने या शामिल होने पर विधायिका में अपनी सीट खो देता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके मामले में ये कानून उन्हें नामांकित होने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए 6 महीने का समय देता है। यदि वे इतने समय के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वे सदन में से भी अपनी सीट खो देते हैं। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। ऊपर वाले तो अपना मेंबरशिप खो ही देंगे। तो इससे अगर अयोग्यता से संबंधित अगर मामले देखे जाएं तो दल विरोधी जो कानून है इसके तहत क्या किया जाता है कि सांसद या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर विधायक जो कि विधानसभा परिषद सभा में होते हैं, इनकी अयोग्यता का फैसला करने की शक्ति विधायिका के जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है। तो दल विरोधी कानून के तहत किसी सीट ना जाए कि ना जाए, इसका जाए या ना जाए, इसका निर्णय कौन करता है, इस विधानसभा के स्पीकर करते हैं। जो भी वहाँ पे अध्यक्ष बैठे तो वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक समय सीमा होती है, उसके अंतर्गत इसको निर्णय लिया जाता है। तो इस पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुका है कि 3 महीने के समय में स्पीकर द्वारा दल विरोधी मामलों का फैसला किया जाना चाहिए। हालांकि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उसमें अयोग्यता के जोखिम के बिना आप अपनी पार्टी बदल सकते हैं। इसमें कैसे आप पार्टी बदल दें, तो क्या आपको दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा और आपकी क्या होगी, सदस्यता निरस्त नहीं होगी, आप उसके मेंबर बने रहेंगे लोकसभा के या फिर विधानसभा के। उसके लिए आपको क्या करना होता है, या तो पूरी की पार्टी किसी दूसरी पार्टी के अंदर विलय कर ले या फिर आपके 2/3 विधायक क्या करें विलय के पक्ष में। मतलब अगर आपके 6 मेंबर किसी पार्टी में है, अगर वो सॉरी 9 मेंबर किसी पार्टी में है या 6 मतलब जो भी मान लो, तो 9 का 2/3 होता है 6 और 6 का 2/3 होता है 4। तो अगर किसी पार्टी में 9 मेंबर है और 6 लोग जाकर किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब वो दल विरोधी कानून पे लागू नहीं होगा। इस समय सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद अगर आप स्पीकर हैं तो कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या उस पद पर बने रहने के लिए उस बाद उसमें शामिल होता है तो उसे अयोग्य वहां पर भी नहीं ठहराया जाएगा अगर वो स्पीकर है। और दूसरा क्या है, अगर आप 2/3 लोग मर्ज कर जाएंगे या पूरा पार्टी मर्ज कर जाएगा तो दल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कुत्ते के माध्यम से जो रेबीज होता है उसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है और 2030 तक इसको समाप्त करने की एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। टॉपिक का लिंक देखें तो ये स्वास्थ्य से लिंक टॉपिक है जो कि पेपर 2 में है। तो इन्होंने डॉक्टर जो आर संगल है उनके इस पे देखा गया है। तो अगर देखें कि कुत्ते से जो रेबीज फैलती है तो रेबीज है क्या, तो रेबीज क्या है, एक घातक रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। तो वायरल से बीमारी फैलती है। इससे क्या होता है, ये लोगों और पालतू जानवर जो होते हैं उनमें फैल जाती है। यदि क्या करे, एक कोई जानवर है अगर वो पागल हो जाता है, वो किसी दूसरे को काट ले, खरोच ले, तो उससे रेबीज फैलती है। इसके अलावा जो रेबीज होती है ज़्यादातर जंगली जानवर जैसे चमगादड़ है, रैकून है, स्कंक है, लोमड़ी है, कुत्ते हैं, इनमें ये वायरस पाया जाता है। ध्यान रखना, रेबीज किससे होने वाली बीमारी है, वो वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है। और ज़्यादातर दुनिया में ज़्यादातर लोगों में जो रेबीज हो रही है वो क्या होता है, वो जो ऐसे जो मौतें होती हैं वो ज़्यादातर कुत्ते के काटने से हो जाती है। तो रेबीज करता क्या है, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, उसको ये संक्रामित कर देता है। अगर यदि किसी व्यक्ति को
संभावित कोई रेबीज करने वाला जो कोई पशु है उसके संपर्क में आ जाए और उसकी उचित चिकित्सा देखभाल नहीं हो, तो ये क्या करता है, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके क्या करता है, ये आपके पूरा जो माइंड होता है उस पे बीमारी का एक कारण बनता है, जिससे क्या होता है अंततः उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, उसको खत्म कर देता है और वो मौत का कारण बनता है। इसीलिए जो पालतू जानवर होते हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है, टीकाकरण उनका किया जाता है। वन्य जीवन से दूर रहना रह के बोला जाता है और लक्षण शुरू होने से पहले संभावित जोखिमों के बाद चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके रेबीज को रोका जा सकता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें और आप इनसे दूर रह जाते हो जंगली जानवरों से, तो आप इससे बच सकते हैं। तो रेबीज फैलता क्या है कि रेबीज वायरस जो होता है वो क्या करता है, कोई जानवर है उसके लार्व से या उसके जो नर्वस सिस्टम है, उसके जो टिश्यूज होते हैं, उसके साथ अगर सीधा संपर्क होता है, जैसे अगर अगर कोई त्वचा या आंख है, नाक है या मुंह से निकला हुआ जो झाग वगैरह है वो आपके टच में आ जाए उसका, किसी भी खुली चीज में आपकी बॉडी पे, तो आप क्या करते हैं उसमें उसका वो ले लेते हैं वायरस। तो इसका संचरण कैसे होता है, ये जो प्रभावित करता है जो वायरस, वो केवल जो स्तनधारी हैं जिनके स्तन पाए जाते हैं उन पे ही इफेक्ट करता है। जैसे ऐसा ना हो चींटी मक्खी पे नहीं असर नहीं करेगा। और भारत में रेबीज की स्थिति देखा जाए तो भारत में लगभग हर साल 20,000 जो मौतें होती हैं वो रेबीज के कारण होती हैं। दुनिया भर में 59,000 से अधिक लोग हर साल रेबीज से मर जाते हैं, जिनमें से लगभग 40% क्या है 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं, जैसे खेल रहे हैं गली में कुत्ते ने आके काट लिया या कहीं टच हो गया, ये हुआ। तो भारत में देखा जाए तो ये व्यापक जो रोग है ये वाला, ये मृत्यु दर के लिए व्यापक ये रोग रेबीज का रोग होने और मृत्यु का ये कारण है। ये पूरे देश में स्थानिक है, मतलब जगह जगह ऐसा नहीं कहीं स्पेशल जगह पे पाया जाता है, पूरे देश में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए देश की, तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है और लक्षद्वीप है, इसको छोड़कर पूरे देश से रेबीज के जो मानव मामले सामने आए हैं वो हर साल आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन इन दो महाद्वीपों पे नहीं पाए जाते हैं। भारत में 96% जो मृत्यु दर है और रुग्णता है वो कुत्ते के काटने से होती है रेबीज की। भारत में रेबीज का 96% रीजन है कुत्तों के काटना। आइए बात करते हैं जातिगत जनगणना के बारे में, कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए था, हर राजनीतिक दल चाह रहा था कि इसके डाटा बाहर आए, जिससे क्या हो सबको जितने परसेंट कोई भी जाति है उसका उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इस डाटा को बाहर नहीं निकाला है, क्षेत्र राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। तो अभी कुछ उसमें बातें आई हैं, क्या कहा है तो देखते हैं। तो अगर टॉपिक का लिंक देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी जो नीतियां होती हैं उसके हस्तक्षेप होते हैं, उनका डिजाइन कैसे किया जाता है, उनका कार्यान्वयन कैसे हो और उन कार्यान्वयन से कौन से मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उससे लिंक की टॉपिक है। क्योंकि जातिगत जनगणना की बात डाटा बाहर आया नहीं था, तो उसके बारे में देखते हैं हुआ क्या है। तो सरकार ने ऐसा माना था कि जो जातिगत जनगणना का डाटा है वो क्या है, अनुपयोगी है, कोई यूजफुल नहीं है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि 1931 में सर्वेक्षण समिति में जब जातियों की कुल संख्या 4,117 थी, जबकि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां भारत में निवास कर रही हैं। तो उन्होंने ये माना था कि कुछ जातियां उपजातियों में विभाजित हो जाती हैं, कुल संख्या इस हद तक तेजी से अधिक नहीं हो सकती है, तो इतना बड़ा डाटा का कोई यूज है नहीं। इसके अलावा क्या हो गया था, पूरी कवायद भ्रष्ट हो गई, उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि इसमें जो जिसने गणना की थी, जो पूरा उसमें करप्ट क्यों हो गया था पूरा सिस्टम, क्योंकि जो जनगणना करने वाले लोग थे उन्होंने एक ही जात के लिए अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और कहीं पर यादव लगा दिया, अरे आप यादव है, कहीं पर अहिर लगा दिया, ऐसे कहीं पर ठाकुर है, पंडित की सब अगर जो कास्ट है उनको लगा दिया, या कोई एससी डिपार्टमेंट रीजन को उसके अलग एक ही जाति के लिए अलग नाम दिए, जिससे क्या हुआ अब उनकी संख्याएं अलग अलग हो गई। तो ये एक वहाँ पे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये क्या हुआ, अनयूजफुल हो गया। साथ सरकार ने कहा है कि कई का मामले में क्या हुआ था, जो लोग अपनी जातियों का उत्तर देने के लिए बोला था कि आप किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी जाति का खुलासा ही नहीं किया। तो अब देखते हैं कि जो कास्ट सेंसस हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब तक क्या किया गया, तो एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो डाटा है उनकी जनगणना के हिस्से रूप में एकत्रित किया गया था। जबकि अन्य जो जातियां थी यानी सामान्य वर्ग था, अन्य पिछड़ा वर्ग था, उनकी जो गणना थी वो एकत्र नहीं की जाती थी। और जो विधि थी गणना की वो क्या था, स्व घोषणा थी, आप जो बता देंगे भाई उसमें क्या कर लिया जाता था, फीड कर लिया जाता था। अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए अपनी अपनी गणना करते रहे हैं, वो बताते रहे इस राज्य में कितने अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, बल्कि बस इसमें सेंटर से नहीं किया गया। अगर इनके प्रकाशन देखें तो स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अर्थात एससी और एसटी के आंकड़े से तो प्रकाशित होते रहे हैं, लेकिन उनमें क्या हुआ, जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। इससे पहले 1931 तक हर जनगणना में जातिगत आंकड़े आते रहे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अभी तक कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं आए हैं। तो देखते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस
11 था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी। वो क्या थी? इसने क्या किया था, विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी उसके बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक एक्सरसाइज की थी। इसमें 2 घटक शामिल थे, एक ग्रामीण परिवार थे, एक शहरी परिवार थे। इनका सर्वे किया गया और जो कुछ मानदंड स्टैंडर्ड लागू बनाए गए थे उनके आधार पर इन घरों की रैंकिंग को एक जाति जनगणना के साथ उसको जोड़ा गया था। हालाँकि ग्रामीण और शहरी घरों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी तो कर दिया गया है इनके बाद में कि कौन कितना अमीर है, किसकी कितनी आय की स्थिति क्या है, लेकिन जो जाति के आंकड़े थे उनको अभी तक जारी नहीं किया गया है। अगर हम देखें कि जनगणना और जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसके बीच में अंतर क्या था, तो जनगणना भारतीय आबादी का एक पूरा जो भारत में कितने लोग रहते हैं उनका संपूर्ण एक पिक्चर प्रोवाइड कराती है, जबकि सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है वो क्या है कि राज्य के द्वारा किसको लाभ मिलना चाहिए, किस मतलब किस वर्ग को लाभ मिलना चाहिए उसको प्रदर्शित करने का, पहचान करने का एक टूल था। आपको पता होगा जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, जिस सभी डेटा को इसमें गोपनीय माना जाता है, जबकि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो भी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा घरों को लाभ देने या फिर उन पर प्रतिबंध करने के लिए उपयोग के लिए खुली करी की गई थी कि किसको क्या होना चाहिए, सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो पॉलिसी चलाई जा रही है किसको उसमें फायदा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसकी इसमें बात की गई थी। अगर हम देखें कि जातिगत जनगणना के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके लिए उसमें लाभ क्या थे, इसकी कमियाँ क्या थी, तो लाभ उसमें ये था कि हमको प्रत्येक जाति की सटीक जानकारी मिल जाती। हो सकता है किसी जाति को आरक्षण मिल रहा है 7%, लेकिन उस समुदाय के अभी हिस्सेदारी है पूरे समाज में 10%, तो वो हो जाता, उसमें मदद मिलती, जिससे क्या हो सभी का समान जो प्रतिनिधित्व है उसको सुरक्षित करने में, उसको सुनिश्चित करने में लाभ मिलता। जबकि इसमें चिंता क्या है कि ऐसा क्या होगा कि जो कुछ वर्ग ऐसे हों आएँगे जिनकी उन्हें लगेगा कि हमें भी कोटा मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, कोटा वाले सिस्टम की माँग को लेकर एक अफरा-तफरी मचेगी। साथ ही साथ क्या होगा, इसमें ये भी आरोप लगाया गया है, एक जात से संबंधित जो व्यक्तियाँ हैं उनको लेवल करने की जो व्यवस्था है उसको इसमें काम करने की कोशिश की गई है कि देश में चाहते हैं जातिगत समस्याएँ दूर हो तो उसको ये जातिगत समस्याओं को और बढ़ावा देगी। आइए बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का बोझ कैसे बन रहा है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इसका टॉपिक का लिंक है पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण संबंधी मुद्दे। तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि इतना स्वच्छ स्वच्छ वातावरण है नहीं। एक्सप्रेस एक्सप्लेंड ने क्लाइमेट की एक तस्वीर डाली थी, तो इसमें जो स्टडी की गई उसमें क्या पाया गया है कि ISIMIP का ध्यान रखना, ये मैं बार-बार इसी शॉर्टकट नाम लूँगा क्योंकि इसका पूरा नाम है इंटरसेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट ने जो डाटा जो लिया है उसका उपयोग करके पूरे अपने देश स्तर पर लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसी है, जनसंख्या कैसी है और जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है इसके तापमान प्रक्षेपक के साथ इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब कि जो लोगों के जीवन कितने उम्र रह गया है, उनकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका टेम्परेचर से क्या लिंक है, जलवायु परिवर्तन से क्या लिंक है, उसका इन्होंने निकाला है। इसमें निष्कर्ष क्या आए हैं कि आज के जो जितने भी यंग पॉपुलेशन वयस्क हैं उनकी तुलना में जो प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन पर जो चरम जलवायु घटनाएं हो रही हैं, मतलब बाढ़, सूखा या जो भी हो रहा है उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने जीवन काल के दौरान 2021 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसके जो उसमें क्या हुआ है, जंगलों में लगातार आगवारी आपदा आ रही है, 2 से 3 गुना अधिक सूखा हो रहा है, लगभग 3 गुना अधिक नदी बाढ़ें बढ़ रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं और एक व्यक्ति की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक गर्मी की जो लहरों का अनुभव किया जा रहा है, जिससे क्या है अब उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो 60 साल की हो गई, जो पहले करीब 64 थी देश के अंदर, 64-65 थी। एक ये इफेक्ट उन पे पड़ चुका है इन आपदाओं का। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, हम क्या करें? जो वर्तमान में जो हमारी जलवायु नीतियाँ हैं वो क्या हैं, अभी तक अपर्याप्त हैं। इसके तहत जो खतरनाक अत्यधिक हीट वेव जो घटनाएँ हो रही हैं, जो वैश्विक पूरे लैंड की बात कर रहे हैं तो उसको लगभग पूरे विश्व की 15% क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं और ये इस जो 2200 जब तक आएगा तब तक क्या होंगी, ये 46% तक तिगुनी हो जाएंगी। तो उनके ऊपर क्या करें, कुछ अच्छी नीतियाँ बनाएं। यदि देश जैसे पेरिस है, पेरिस जलवायु समझौते के तहत हमने जो अपनी जलवायु नीतियों का जो स्टैंडर्ड बनाया था, जो नीतियाँ पालन करने का जो लक्ष्य लिया था, तो यह प्रभाव 22% तक इसको सीमित कर सकता है, जो कि आज प्रभावित वैश्विक भूमि सिर्फ क्षेत्र में सिर्फ 7% तक अधिक है, क्योंकि हम उसका आधा अगर उसको जो पहली जलवायु संधि है उसके तहत जो चीज़ें मैंने अगर हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं, तापमान को कम करने का लक्ष्य रखा था, अगर उसे मान लेते हैं कि घटनाएं केवल 7% मतलब 22% तक कम हो जाएंगी और वैश्विक भू क्षेत्र केवल 7% तक इसके उसमें एरिया के अंदर आएगा। तो अगर वर्तमान हम देखें तो उत्सर्जन में जो हम एमिशन कर रहे हैं, जो लकड़ी वगैरह जला रहे हैं, जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जलाकर बाहर निकाल रहे हैं, वो जलवायु संरक्षण को बढ़ाने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप हम विश्व स्तर के औसतन
24% तक युवा लोगों के संभावित जोखिम को कम कर देंगे अगर हम पेरिस जलवायु समझौते को मानते हैं। तो ये बात करते हैं कि इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कॉपरेसिव प्रोजेक्ट है क्या? ये क्या है? एक समुदाय संचालित जलवायु प्रभाव मॉडल है कि एक जलवायु का एक समुदाय पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों का आकलन करते हैं विभिन्न समुदायों पर कि उनके जलवायु परिवर्तन पर क्या फर्क आ रहा है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो अब तब से लेकर आज तक दुनिया भर के 100 से अधिक मॉडलिंग समूह इसमें शामिल कर लिया गया है और उसने इनको विकसित किया हुआ है। इसके अंतर्गत एनजीओ शामिल हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर शामिल हो जाता है, जो नीति निर्माता हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें किया क्या जाता है, इसमें सिमुलेशन राउंड से व्यवस्थित इसको किया जाता है। ये एक फोकस विषय द्वारा इसको डायरेक्टेड किया जाता है और प्रत्येक दौर के लिए एक सिमुलेशन प्रोटोकॉल फोकस विषय के आधार पर सामान्य सिमुलेशन प्रदर्शनों के सेट में परिभाषित किया जाता है। ये बहुत थोड़ा डिटेल में इसको आप जानना जरूरी नहीं है। आइए बात करते हैं कि इसमें बोला गया है कि जिस तरह हिसाब से हम पंजाब में आज पानी का दोहन कर रहे हैं, जो भूमिगत जो पानी है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ही करते रहे तो 25 वर्षों में पंजाब भी क्या होगा, पूरा मरुस्थल बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। तो ये टॉपिक लिंक है आपदा प्रबंधन से, उसके बारे में आज आप बात करते हैं। तो ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई है कि 2 साल पहले ही पंजाब में जल स्तर की कमी पर एक अध्ययन था, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 1998 में इसको प्रकाशित किया गया था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक की समान समय सीमा का अनुमान लगाया था, जिसमें कहा गया था कि पंजाब में जो एक्वीफर है, जहाँ पे नीचे जो जल भरा हुआ है भूमि के नीचे, वो 2025 तक समाप्त हो जाएगा। तो उसी के बाद उसमें बात की गई है कि पंजाब में पानी की स्थिति इतनी डामाडोल क्यों है, आखिर ऐसी चिंता क्यों की जा रही है। तो अगर बात करें तो पंजाब के 138 ब्लॉकों में से 109 ब्लॉक पहले से ही अतिशोषित क्षेत्र में चले गए हैं, अंधेरे में चले गए, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, भूजल की निकासी 100% से अधिक हो चुकी है, वहाँ पानी बचा हुआ नहीं है। 2 डार्क और क्रिटिकल जोन मतलब जहाँ पे भूजल की निकासी 90 से 100% तक हो चुकी है, उसके अंतर्गत आ चुके हैं। जबकि 5 ब्लॉक हैं वो किसके अंदर आ गए हैं, जिसमें जल की निकासी 70 से 90% तक हो चुकी है, ऐसे को सेमी क्रिटिकल जोन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, राज्य में करीब ओवरऑल 80% जो ब्लॉक हैं पहले से ही सूख चुके हैं, 4% इसके कगार पर अभी हैं, यानी 16% में केवल पानी बचा है। 3 से 10 मीटर पानी की उपलब्धता, जिसमें पानी निकालने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की आवश्यकता होती है, सबसे वांछनीय है, मतलब जिसमें जो पाइप जो समर अंदर जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क कर रही होती है। तो वर्तमान समय में पंजाब के लगभग 84% में 20 से 30 मीटर या 30 मीटर से अधिक की गहराई में नीचे पानी उपलब्ध है। तो लगातार ये जलभरत खाली होते जा रहे हैं। अगर इनकी कमी का कारण देखा जाए तो जितना पानी हम भरा जा रहा है, बारिश हो रही है उसके द्वारा, उससे कहीं अधिक क्या कर रहे हैं, हम निकाल ले रहे हैं, जिसके क्या है, जो जल निकास की जो दर है वो पुनःपूर्ति की दर के मुकाबले 1.66 गुना अधिक है। मतलब अगर उसमें हम 100 लीटर डाल रहे हैं तो 166 लीटर निकाल रहे हैं। तो लगातार रिजर्वायर क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है, जो फसल पद्धतियां, जो पैटर्न है वो हम दोषपूर्ण तरीके से बना रहे हैं। रोपाई के लिए खेतों को तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली जो होल्डिंग विधि है, जिसके कारण हम धान की फसल वहां पे करते हैं, पानी जैसे आपको पता है, जब भी धान की फसल लगाते हैं पहले खेत को पानी से भरा जाता है, उसमें बहुत सारा पानी क्या होता है, बर्बाद होता है, मतलब मिसयूज हो रहा है। तो हम करें क्या, किसानों को कम पानी में अच्छी फसल आ सके ऐसा कुछ फसल पैटर्न चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। और साथ ही साथ हमारे पास एकमात्र जो उपलब्ध गहरे जो पानी है उसको बचाने के लिए हम वहाँ पर पानी के मैनेजमेंट अच्छा करें और हो सके तो ड्रिप सिंचाई का यूज करें, जिससे ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, आपकी फसलें तो अच्छी मिलेंगी, साथ में पानी का बचाव भी किया जा सकेगा। आइए बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, जो कि 17वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है जो 28 सितंबर को। तो ये भी वैधानिक निकाय और विभिन्न न्यायिक निकायों से संबंधित है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है भारत की, इसको 2005 में क्या गया, बनाया गया था। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा जो मैनेजमेंट करना होता है उसको करने के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका गठन 27 दिसंबर 2006 को किया गया था। इस अधिनियम को 2005 के तहत लाया गया था और इसका गठन 27 सितंबर 2006 को कर लिया गया था। ये क्या करता है, इसके आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, दिशा निर्देश जारी करता है, साथ ही साथ इसकी आपदाओं की रोकथाम, उनके समन, उससे तैयारी करने के लिए और लोगों के जो पूरा पब्लिक सेक्टर है उसके उपचार करने के लिए संकल्पना के आधार पर उसको तैयार किया गया था। अगर ध्यान देने वाली बात है तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके हेड होते हैं। साथ ही साथ आपदाओं के एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए इसमें क्या किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि स्टेट का हेड मुख्यमंत्री होगा, जिससे एक बार वो निर्णय दे सके, और पूरे देश का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर कार्य उसके देखेंगे, इनका कार्य क्या होता है, आपदाओं के प्रबंधन करना, नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, दिशा निर्देश जारी करना,
ये इनका अनिवार्य कार्य है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर कोई आपदा आए उसके प्रभावी रूप से आपको रिस्पॉन्स दिया जा सके, इसको सुनिश्चित करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। तो देखते हैं काम क्या-क्या करते हैं। ये वही बता दिया, नीतियाँ बनाते हैं, योजनाओं की मंजूरी करते हैं, विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं विभिन्न उनके साथ समन्वय स्थापित करते हैं, आपदाओं को अच्छी तरीके से दिशा निर्देशित किया जा सके, बचा जा सके, उनके प्रकोप से, उनके प्रभाव को कम किया जा सके, समन्वय मिले, समन मिले, वही सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। आइए बात करते हैं विश्व समुद्री दिवस के बारे में। तो वर्ल्ड मैरीटाइम जो डे है वो प्रति साल कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है, विश्व समुद्र दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी आप शिपिंग करते हैं और साथ ही साथ अन्य समुद्री जो गतिविधियां होते हैं उनके महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, एक विशेष पहलू पर जोर देते हुए एक अवसर के रूप में इसको देखा है कि इसको मनाएं। 2021 जो थीम है वो क्या है? सी फॉरेस्ट शिपिंग के भविष्य के मूल में है, ये इसको इसमें इस बार थीम दी गई, ध्यान रखना। वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व का 30 नवंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं जोजिला सुरंग के बारे में। तो ध्यान रखना, जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के पूरे साल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ ये एशिया की सबसे लंबी ऐसी सुरंग होगी जो 2 डायरेक्शन होगी, मतलब इसमें एक तरफ जा भी सकते हैं और दूसरी तरफ से वापस आ सकते हैं। यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को प्रसिद्ध जोजिला दर्रे के माध्यम से एक सुरंग के माध्यम से जोड़ेगा। लेह को द्रास और कारगिल से, यानी श्रीनगर, द्रास, कारगिल किससे जुड़ जाएंगे? लेह से जुड़ जाएंगे। ये समुद्र तल से 11,500 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये ऑल वेदर योजना टनल, ये कनेक्टिविटी 15 किलोमीटर लंबी होगी, यानी कि इसमें किसी भी मौसम में आप कनेक्ट, मतलब पहले क्या होता था बर्फबारी में श्रीनगर का लेह से संपर्क टूट जाता था, अब संपर्क टूटेगा नहीं। यह नेशनल हाईवे 1 के 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह खंड पर यात्रा और हिमस्खलन से मुक्त इसको कर देगा। वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है या फिर कोई भी अगर वहाँ पे स्नोफॉल होती है उससे ये क्या करेगा, वो उस पर कोई बाधा नहीं आएगी, सुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो पहले 3 घंटे की यात्रा करने का समय लगता था, अब वो केवल कितना लगेगा? 15 मिनट में कम लगेगा, 15 मिनट पहुंच सकते हैं। तो सरकार ने गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 2024 से पहले कश्मीर और लद्दाख में विशाल जोजिला सुरंग इसकी 100% इंफ्रा परियोजना को पूरा करने पर जोर दे रही है। तो अगर मैप के ऊपर देखें तो ये देखिए, यहाँ पे श्रीनगर जो इस टाइम पे आ रहा है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में, और ले आ रहा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये जोजिला टनल है, इसके माध्यम से जोड़ने की बात की गई है। और इसके कुछ की फीचर देखे जाएँ तो ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड होगी पूरे एशिया के अंदर। दूसरा हम इसमें बात करें तो इसकी लेंथ 14.15 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पे 3 घंटे लगते थे वो क्या करेगा? 3 दिन करेगा। सभी टाइम से खुली रहेगी, ऑल वेदर पहुँच होगी। साथ ही साथ इसको जोजिला पास के द्वारा बनाया गया है, जो कारगिल लेह NH1 सिचुएटेड ऑन अल्टीट्यूड 11,578 ऊपर है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। इसकी कुल लागत है वो 6,809 करोड़ रुपए है। ये क्या कर देगी? 30 मिनट टू 15 मिनट का 30 घंटे कार्य को भी 30 से 15 मिनट कर देगी और इसको 5 साल में कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका PDF चाहते हैं तो अपना ईमेल अकाउंट लेके उसको सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर लिखिए उस पर इसको सेंड कर दिया जाएगा। फिर भी कोई शिकायत है तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि जब मैं अगली बार आऊँ तो आप अपनी शिकायत करिए। तो इसी तरह अपना प्यार इसको देते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। इसी के साथ आज के सारे करंट अफेयर्स और इनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा DIR के साथ। थैंक यू।